उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक महाराजगंज जनपद पहुंचे। डिप्टी सीएम ने सबसे पहले भाजपा जिला कार्यालय पर जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधिक और सांसद के जीवी के साथ समीक्षा बैठक की। पार्टी कार्यालय से निकलकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे। कलेक्ट्रेट गेट पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत विधायक और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया। कार्ड ऑफ ऑनर के बाद ब्रजेश पाठक कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचे। कलेक्ट्रेट सभागार में बुद्ध की प्रतिमा पर गमछे से स्वयं धूल हटाई, प्रतिमा को साफ किया, जिसके बाद भगवान बुद्ध के चरणों में फूल माला अर्पित की। भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनपद के सभी बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला अस्पताल की शिकायत मिलने पर स्वयं निरीक्षण के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल में एक महिला मरीज के परिजन ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिस पर नाराज डिप्टी सीएम ने तत्काल प्रभाव से महिला का उचित इलाज करने का चिकित्सकों को निर्देश दिया। नाराज डिप्टी सीएम ने संबंधित डॉक्टर के खिलाफ सीएमओ को बड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगी। कुछ संतृप्त करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ नहीं हो पाएगी और जो भी आदरणीय पंकज चौधरी जी निर्देश देंगे वो उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ 100% पूरा करेगी। मंत्री जी, अखिलेश यादव फिर से सपा के अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में आप जानते हैं कि ये लोकतंत्र का भद्दा मजाक है। वो एक कुनबे की पार्टी है। 10, 12, 15 लोग एक परिवार के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं। निर्वाचन आयोग में केवल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए एक औपचारिक करते हैं घोषणा, इसका कोई मतलब नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 80 के 80 सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 20% भी नहीं बचेगा। आप परिणाम आएगा 2024 में तो देखिएगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि कन्नौज को ना योगी सरकार ना भाजपा सरकार, ये दोनों नहीं चाहते, इसलिए वहाँ विकास नहीं हो रहा। उनको लगता है कि उनका केवल डेवलपमेंट उनके घर में ही होता है। वो मैनपुरी से बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। कन्नौज हमारे हृदय में है। कन्नौज के चतुर्मुखी विकास के लिए हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। वहां पर जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्नौज की खुशबू पहुंची है, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और प्रतिबद्धता के साथ कन्नौज के लोगों के साथ खड़े। लखनऊ में सीएम योगी ने शुक्रवार को एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन सीबीसीआईडी अग्निशमन विभाग के कार्यों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव और सुधार की आवश्यकता है। तकनीक के इस्तेमाल से कार्यवाही को पारदर्शी और प्रभाव बनाने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया जाना जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री ने जांच एजेंसियों को लंबे समय से पेंडिंग मामलों की जांच तय समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश की जांच एजेंसी सीबीसीआईडी और एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के काम के तरीकों में बदलाव करना चाहिए। इसे डायल 112 से इंटीग्रेट किया जाना जरूरी है। जांच और विवेचना के डॉक्यूमेंट का डिजिटलाइजेशन कराना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रोफेशनल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों की ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए। सीबीसीआईडी को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और अन्य एजेंसियों से बेहतर तालमेल बनाना चाहिए। आर्थिक अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर यूनिट में एसपीओ की नियुक्ति होनी चाहिए। बिग डाटा और फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस के लिए यूनिट और मुख्यालय स्तर पर टेक्निकल यूनिट गठित की जानी चाहिए। कार्मिकों की पदोन्नति के लिए उनकी कार्यकुशलता को आधार बनाए। हर एक कार्मिक की रेटिंग की जाए। उनकी दक्षता और कुशलता का परीक्षण किया जाना जरूरी है। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 4 छात्राएं स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस की चपेट में आ गई हैं। इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है, जिसके बाद एक 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है, जो शुक्रवार को कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचकर सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जांच कमेटी में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, वाइस चांसलर KGNU और मंडलायुक्त कानपुर को शामिल किया गया है। आलम है कि एमबीबीएस 3rd ईयर के कई स्टूडेंट घर चले गए हैं। पूरे मेडिकल कॉलेज परिसर में दहशत का माहौल है। वहीं पाखी की हालत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। वो अब भी कोमा में है और वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। इस पर परिसर प्रभारी डॉक्टर आनंद नारायण सिंह ने गंदगी, जल भराव और कूड़ा न उठाए जाने का ठिकरा नगर निगम पर फोड़ दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि 2 करोड़ टैक्स देते हैं, लेकिन नगर निगम सफाई नहीं कराता है। इस पर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने ऐतराज जताया।
उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के पास साफ सफाई की पूरी टीम है, जिसमें 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर भी हैं, जिसके बाद भी काम नहीं करा पा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज परिसर में घर घर कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है। आउटसोर्स कंपनी भुगतान पर कूड़ा उठाती है। इस बीच मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने बीच बचाव करते हुए समन्वय स्थापित करके कार्य करने का निर्देश दिया है। फिर वहां से अधिकारियों का लाभ लश्कर पोस्टर ग्रेजुएट गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे, जहां गंदगी और जल भराव की स्थिति देखी। मेडिकल कॉलेज परिसर में गंदगी से बजा रहे नाले को भी देखा, जिससे पहले उन्होंने मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। शुक्रवार को कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए की 135वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। लंबे समय के बाद केडीए में युवाओं के लिए नौकरी का मौका मिलने जा रहा है। बोर्ड बैठक में 185 युवाओं को आउटसोर्सिंग के जरिए रखा जाएगा। 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा 19 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की है। कमिश्नर राजशेखर ने बताया कि मौजूदा समय में केडीए में 25% ही स्टाफ है। ऐसे में आउटसोर्स के जरिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही वर्गों में युवाओं को नौकरी के लिए मौका है। जैम पोर्टल पर मानव बल उपलब्ध कराने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। कंपनी जल्द ही तय हो जाएगी। अब शहर में ट्रांजिट ओरिएंटल डेवलपमेंट प्लान यानी TOD मेट्रो द्वारा तैयार किया जा रहा है। जोन वार इस प्लान को बनाने की जिम्मेदारी शासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दी जाएगी। इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था समेत चौराहों की स्थिति भी बदल जाएगी। मेट्रो के प्रेजेंटेशन के बाद केडीए बोर्ड में इसे दोबारा रखा जाएगा, जिसके बाद शासन को भेजा जाएगा, जिस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। केडीए की अब तक की योजनाओं में बनी ग्रीन बेल्ट को कब्जा मुक्त कराया जाएगा, जिसके लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि केडीए की सभी योजनाओं की GIM से मैपिंग कराई जाएगी, जिसके बाद ग्रीन बेल्ट पर बने अवैध अतिक्रमण ढहाए जाएंगे। PFI पर 5 साल के लिए बैन लगने के बाद शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर प्रदेश में सख्ती रही। इसे लेकर यूपी सरकार ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में सभी जिला कप्तानों को निर्देशित किया जा रहा है। वहीं कानपुर में भी जुम्मे की नमाज पर सख्ती रही। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त करती रही है। वहीं अराजक तत्वों और अफवाहों फैलाने वालों पर पुलिस और खुफिया की नजर रही है। कानपुर में सुरक्षा की कमान ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने संभाली। शुक्रवार को जुमे की नमाज पर कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड पर रही। खास तौर पर नई सड़क पर वहां सख्ती रही, जहां हाल ही में जुमे की नमाज के दौरान हिंसा फैली थी। पुलिस फोर्स ने पैदल गश्त किया। नमाज के दौरान आला अफसर वहां तैनात रहे। ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई और वीडियोग्राफी भी कराई गई, ताकि समय पर इसका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा बेकनगंज, चमनगंज, बजरिया, रावतपुर समेत कई इलाकों में सख्ती रही। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस ने नजर बनाए रखी। पुलिस अफसरों को फूड पेट्रोलिंग के लिए कहा गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करने, अफवाहों का खंडन कर तत्काल कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। इसका असर कानपुर में भी दिखा और पुलिस अफसर फोर्स के साथ अति संवेदनशील इलाकों में सड़क पर दिखे। बता दें कि केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल का बैन लगाया है। कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि जुम्मे की नमाज शांति के साथ संपन्न कराए जाने के लिए मौलानाओं संग वार्ता की गई है। तय हुआ कि युवाओं से अपील की जाएगी कि वे नमाज के बाद सीधे घर जाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। आगरा के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के शराब पीने का वीडियो सामने आया है। शुक्रवार को उसने स्कूल में किचन में खूब शराब पी, जिसके बाद उसने रसोई से चखना मंगाया। रसोइये के विरोध करने पर हेडमास्टर भड़क गया। उसने बच्चों के लिए बने मिड डे मील यानी MTM फेंक दिया। मामले की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जमकर हंगामा किया, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद BSA को कार्रवाई के लिए भेजा है। ये मामला फतेहपुर सिकरी ब्लॉक के नगरिया ताजपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है। यहाँ पर करीबी 100 बच्चे पढ़ते हैं। 3 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र तैनात हैं। शुक्रवार को हेडमास्टर है नरेश कुमार दीक्षित ने स्कूल के किचन में शराब पी, जिसके बाद उसने रसोइये के खाने से नमकीन मांगी। रसोइये ने नमकीन देने से मना कर दिया, जिस पर हेडमास्टर भड़क गया। उसने महिला रसोइयों को गाली दी। गैस चूल्हे पर रखे मिड डे मील लात मारकर फेंक दिया। हंगामे की जानकारी पर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हेडमास्टर के शराब के नशे में होने का वीडियो बना लिया। ग्रामीणों ने जब हेडमास्टर से पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि आज ज्यादा पी ली है, जिसके बाद ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर ने बताया कि हेडमास्टर रोज शराब पीकर हंगामा करता है, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं।
शिकायत पर मास्टर बच्चों को फेल करते और स्कूल से निकालने की धमकी देता था। आरोप है कि हेडमास्टर शराब के नशे में बच्चों से मारपीट भी करता है, अन्य शिक्षकों और रसोइये से अभद्रता भी करता है। खंड शिक्षा अधिकारी ज्योति पाठक ने टीम भेजकर मामले की जांच करवाई है। बीएसए को हेडमास्टर पर कार्रवाई के लिए संतुष्टि रिपोर्ट भेजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एराज यूपी संदेश।